तुम सोचो, अगर तुम्हें अचानक पता चले कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जिसे कभी डूबना ही नहीं था, वो कुछ ही घंटों में समुंदर के अंदर गायब हो जाएगा, तो कैसा लगेगा? सच बताऊं, यही कहानी है टाइटैनिक की। और जो तुम अभी देखने जा रहे हो, वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये है किस्मत, डर और आखिरी सांस तक साथ निभाने की कहानी। तो कहानी शुरू होती है आज के समय से। गहरे समुंदर के नीचे अंधेरे में कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अचानक एक विशाल मलबा दिखाई देता है। टाइटैनिक का टूटा हुआ ढांचा। एक टीम आती है जिसका लीडर है ब्रॉक लवेट। वो लोग सालों से एक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं, हार्ट ऑफ द ओशन नाम का एक बहुत कीमती हीरा। वो लोग रोबोटिक मशीन बेचते हैं, जहाज़ के अंदर हर कमरा हर कोना चेक करते हैं और तभी उन्हें एक पुरानी तिजोरी मिलती है। तुम सोच रहे होगे बस अब हीरा मिल गया, लेकिन जब तिजोरी खोली जाती है, अंदर से हीरा नहीं बल्कि एक पुरानी ड्राइंग निकलती है, एक लड़की की ड्राइंग, और वो भी बिना कपड़ों के। सब लोग चौंक जाते हैं और उस ड्राइंग के नीचे एक तारीख लिखी होती है, 14 अप्रैल 1912। यही वो रात थी जब टाइटैनिक डूबा था। अब बात यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। ये खबर टीवी पर जाती है और एक बूढ़ी औरत ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। वो तुरंत कॉल करती है उस टीम को और कहती है, ये ड्राइंग मैंने बनाई थी। टीम पहले तो यकीन नहीं करती, लेकिन जब वो औरत आती है और जहाज़ के मलबे को देखती है, वो धीरे से बोलती है, मैं यहाँ थी उस रात। इतने साल बाद कोई ऐसा इंसान जो खुद उस हादसे का हिस्सा था। अब कहानी असली में शुरू होने वाली है। वो बूढ़ी औरत जिसका नाम है रोज़ अब अपनी पूरी कहानी बताने वाली है। और यहीं से हम चले जाते हैं 1912 में, जब टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकलने वाला था। एक तरफ अमीर लोग अपने शानो शौकत के साथ जहाज़ पर चढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनके पास सपनों के अलावा कुछ नहीं। उनमें से एक है जैक। जैक एक आज़ाद ख्याल लड़का है, जेब में पैसे नहीं लेकिन दिल में दुनिया घूमने का सपना। वो अपने दोस्त फैब्रिजियो के साथ जुआ खेल रहा होता है और सच में किस्मत पलट जाती है। आखिरी पल में वो टाइटैनिक के 2 टिकट जीत जाता है। तुम सोच सकते हो, एक खेल और सीधा दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ पर सफ़र। उधर दूसरी तरफ रोज़ एक अमीर परिवार से है लेकिन खुश नहीं है। उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती एक अमीर आदमी कैल से शादी करवाना चाहती है। रोज़ बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है लेकिन अंदर से वो टूट रही है। वो इस ज़िंदगी से निकलना चाहती है लेकिन निकल नहीं पा रही। और यहीं 2 बिल्कुल अलग दुनिया, एक अमीर एक गरीब, एक नियमों में बंदी, एक पूरी तरह आज़ाद, धीरे धीरे एक ही जहाज़ पर आ रहे हैं। लेकिन उन्हें अभी तक अंदाज़ा भी नहीं है कि उनकी मुलाकात उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। और सिर्फ उनकी नहीं, हज़ारों लोगों की किस्मत उसी रात लिखी जाने वाली है। टाइटैनिक अब समुंदर के बीचों बीच अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है। चारों तरफ शोर, संगीत, हंसी, सब लोग इस सफ़र का आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन इन सब के बीच रोज़ अंदर ही अंदर घुट रही होती है। उसकी माँ हर वक्त उसे यही याद दिलाती रहती है कि उसे कैसी परफेक्ट लेडी बनकर रहना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, किससे मिलना है। और कैल, वो रोज़ को प्यार कम कंट्रोल ज़्यादा करता है। उसकी हर बात में हुक्म होता है। रोज़ बस चुप रहती है लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही होती है, वो इस ज़िंदगी से थक चुकी है। उधर जैक पूरा उल्टा, ना कोई टेंशन ना कोई दिखावा। वो जहाज़ के हर पल को खुलकर जी रहा होता है। जहाज़ के आगे खड़े होकर हवा महसूस करता है, कभी नीचे थर्ड क्लास में लोगों के साथ हंसता गाता है। सच बोलूं, जैक के पास पैसे नहीं थे लेकिन जीना उसे आता था और शायद यही चीज़ रोज़ की ज़िंदगी में गायब थी। फिर अचानक एक रात रोज़ अकेले जहाज़ के पीछे वाले हिस्से में चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर डर और दिमाग में बस एक ही बात, सब खत्म कर देना। वो धीरे धीरे रेलिंग के ऊपर चढ़ती है। नीचे सिर्फ अंधेरा समुंदर, एक गलत कदम और सब खत्म। और तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, रुको। वो जैक होता है। जैक धीरे धीरे उसके पास आता है। वो घबराता नहीं, चिल्लाता नहीं, बस आराम से उससे बात करता है जैसे वो उसे समझ रहा हो। रोज़ कहती है, पास मत आना, लेकिन जैक फिर भी बात करता रहता है, थोड़ा मजाक थोड़ा गंभीर, ताकि रोज़ का ध्यान उस डर से हट जाए। और सच में कुछ सेकंड के लिए रोज़ रुक जाती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगती है। जैक तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। अब दोनों रेलिंग पर लटके हुए होते। कुछ लोग दौड़कर आते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि जैक रोज़ पर हमला कर रहा था। गार्ड तुरंत जैक को पकड़ लेते हैं, उसे नीचे गिरा देते हैं और कैल भी वहीं पहुंच जाता है। रोज़ जल्दी से सबको समझाती है कि जैक ने उसकी जान बचाई है। अब सबका व्यवहार अचानक बदल जाता है।
कुछ देर पहले जो लोग उसे चोर समझ रहे थे, अब वही लोग उसे हीरो बोलने लगते हैं। कैल भी मजबूरी में जैक को धन्यवाद देता है और उसे अगले दिन डिनर पर बुलाता है। तुम सोच सकते हो, एक गरीब लड़का जो थर्ड क्लास में सफ़र कर रहा था, अब फर्स्ट क्लास के सबसे अमीर लोगों के साथ डिनर करेगा। अगले दिन जैक पहली बार फर्स्ट क्लास की दुनिया देखता है। महंगे कपड़े, बड़ी बड़ी टेबल, नकली मुस्कानें। वो थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास नहीं खोता। डिनर शुरू होता है। सब लोग जैक को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आया हो, और सच भी तो था। फिर एक आदमी उससे पूछता है, तुम्हारे पास क्या है? मतलब पैसा, नाम, स्टेटस। लेकिन जैक मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं हर दिन को तोहफे की तरह जीता हूँ। पूरा माहौल कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। रोज़ बस उसे देखती रहती है, क्योंकि पहली बार उसने किसी इंसान को इतना आज़ाद देखा था। उधर कैल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि रोज़ जैक की तरफ खिंचती जा रही है। डिनर खत्म होने के बाद जैक रोज़ को नीचे थर्ड क्लास पार्टी में चलने को कहता है और यहीं से सब बदलने लगता है। रोज़ पहली बार उस दुनिया में जाती जहाँ लोग बिना दिखावे के हंस रहे थे। डांस, संगीत, शोर, खुशी। जैक और रोज़ साथ में डांस करते हैं, हंसते हैं, भागते हैं, और पहली बार रोज़ सच में खुश दिखती है। अब धीरे धीरे जैक और रोज़ एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। रोज़ अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर जो उदासी थी वो कहीं ना कहीं गायब होने लगी थी, और इसकी वजह सिर्फ जैक था, क्योंकि जैक उसे वो ज़िंदगी दिखा रहा था जो उसने कभी जी ही नहीं थी। बिना डर की ज़िंदगी, बिना किसी दिखावे की ज़िंदगी। अगले दिन रोज़ चुपके से जैक से मिलने आती है। दोनों जहाज़ के अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं, कभी बातें करते हैं, कभी बस समुंदर को देखते रहते हैं। और सच बोलूं, दोनों को अब एक दूसरे की आदत सी होने लगी थी। उधर कैल सब नोटिस कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि रोज़ एक गरीब लड़के के साथ इतना वक्त बिताए, लेकिन रोज़ अब उसकी बातों से डर नहीं रही थी। फिर अचानक रोज़ जैक को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती है। वो कहती है कि बाहर से उसकी ज़िंदगी कितनी भी परफेक्ट लगे, लेकिन अंदर से वो खुद को कैद महसूस करती है। हर चीज़ पहले से तय, किससे शादी करनी है, कैसे जीना है, क्या पहनना है, यहाँ तक कि मुस्कुराना भी। जैक बस चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है और फिर धीरे से कहता है, अगर तुम खुश नहीं हो तो ये ज़िंदगी तुम्हारी नहीं है। ये बात रोज़ के दिल में सीधा उतर जाती है, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसे समझने की कोशिश की थी। फिर उसी रात रोज़ अपनी माँ और कैल के साथ डिनर पर बैठी होती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही होता है। उसे सिर्फ जैक की बातें याद आ रही होती है, और तभी कैल उसे एक बहुत कीमती हार देता है। हार्ट ऑफ द ओशन। पूरा नीला हीरा चमक रहा होता है। सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन रोज़ उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती, क्योंकि उसे अब समझ आने लगा था कि कैल उसे प्यार नहीं करता, वो बस उसे अपनी चीज़ समझता है। डिनर के बाद रोज़ फिर से जैक के पास जाती है। अब दोनों जहाज़ के आगे वाले हिस्से में खड़े होते हैं। चारों तरफ सिर्फ हवा, नीचे गहरा समुंदर और सामने खुला आसमान। जैक रोज़ से कहता है, आंखें बंद करो। रोज़ धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करती है। जैक उसके हाथ फैलाता है और फिर रोज़ को ऐसा महसूस होता है जैसे वो उड़ रही हो। सच बताऊं, यही वो पल था जिसे दुनिया आज भी याद करती है। दोनों उस पल में पूरी तरह खो जाते हैं, और अचानक रोज़ जैक की तरफ मुड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं कुछ सेकंड, बस खामोशी, और फिर दोनों पहली बार एक दूसरे को चूमते हैं। उधर कैल का शक अब और बढ़ चुका था। वो अपने आदमी को जैक पर नज़र रखने के लिए बोल देता है। अब मामला सिर्फ जलन का नहीं था, वो जैक को अपनी राह से हटाना चाहता था। लेकिन जैक और रोज़ को इन सब की परवाह नहीं थी। उनकी दुनिया अब अलग ही बन चुकी थी। फिर अगले दिन रोज़ जैक को अपने कमरे में बुलाती है। वो उससे कहती है, मुझे वैसे बनाओ जैसे तुम मुझे देखते हो। और फिर रोज़ सिर्फ वही नीला हार पहनती है, बाकी कुछ नहीं। जैक थोड़ा घबरा जाता है, उसके हाथ काँप रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो रोज़ की ड्राइंग बनाना शुरू करता है। पूरा कमरा शांत, बस पेंसिल की आवाज़ और दोनों की धड़कनें। ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं थी, ये वो पल था जहाँ दोनों पूरी तरह एक दूसरे के हो चुके थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, क्योंकि उसी रात जहाज़ के ऊपर काम कर रहे दो आदमी अचानक दूर बर्फ़ का एक विशाल पहाड़ देखते हैं, आइसबर्ग। और जैसे ही वो उसे देखते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत घंटी बजाते हैं। आइसबर्ग सीधा सामने,
और यहीं से टाइटैनिक की असली कहानी शुरू होती है। आइसबर्ग सीधा सामने। ये आवाज़ सुनते ही पूरे जहाज़ में हलचल मच जाती है। कंट्रोल रूम में खड़े लोग तुरंत जहाज़ मोड़ने की कोशिश करते हैं। इंजन को रिवर्स करने का आदेश दिया जाता है। सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल टाइटैनिक का विशाल शरीर उस बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है। आवाज़ बहुत बड़ी नहीं होती, इसीलिए ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कुछ खास नहीं हुआ। कुछ लोग तो मजाक भी करने लगते हैं, लेकिन नीचे जहाज़ के अंदर पानी तेज़ी से भरना शुरू हो चुका था। लोहे की मोटी दीवारें फट चुकी थीं और इंजीनियरों के चेहरे देखकर साफ समझ आ रहा था मामला बहुत ख़राब है। उधर जैक और रोज़ दोनों अभी भी अपने ही पल में खोए हुए थे। उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं था। फिर अचानक उन्हें जहाज़ के रुकने जैसा एहसास होता है। लोग इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद जहाज़ का डिज़ाइन बनाने वाला आदमी एंड्रयूज़ कैप्टन को सच बताता है, टाइटैनिक डूबने वाला है, और वो भी कुछ घंटों के अंदर। सुनते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि जिस जहाज़ को कभी ना डूबने वाला कहा गया था, वो अब समुद्र के नीचे जाने वाला था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, जहाज़ पर जितने लोग थे उतनी लाइफ बोट्स थी ही नहीं। मतलब हर किसी को बचाया नहीं जा सकता था। उधर कैल अब भी सिर्फ जैक से छुटकारा पाने के बारे में सोच रहा था। उसे रोज़ और जैक का रिश्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और तभी रोज़ अपनी फैमिली के साथ लाइफ बोट की तरफ जाने लगती है, लेकिन आखिरी पल में वो रुक जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि वो जैक के बिना नहीं जाना चाहती। वो अचानक वापस भागती है जहाज़ के अंदर सीढ़ियों से नीचे। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ जैक को ढूंढ रही होती है और आखिरकार वो उसे मिल जाती है। सच बताऊं, उस पल रोज़ के चेहरे पर जो डर था वो सिर्फ मौत का नहीं था, वो जैक को खोने से डर रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ सोचे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी कैल अपने आदमी के साथ पहुंच जाता है और चालाकी से जैक के ऊपर हार्ट ऑफ द ओशन चोरी करने का इल्ज़ाम लगा देता है। जैक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे पकड़ लिया जाता है। रोज़ चिल्लाती रहती है, कहती है जैक ने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और अगले ही पल जैक को नीचे जहाज़ के अंदर बंद कर दिया जाता है। हाथों में हथकड़ी, चारों तरफ ठंडा पानी और ऊपर जहाज़ धीरे धीरे डूबना शुरू हो चुका था। उधर रोज़ को ज़बरदस्ती लाइफ बोट में बैठाया जा रहा होता है। कैल उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रोज़ अब उसकी असली सोच समझ चुकी थी। उसे सिर्फ खुद की परवाह थी। और तभी रोज़ की नज़र जैक पर पड़ती है। नीचे दूर पूरी तरह अकेला। उस पल रोज़ समझ जाती है अगर वो अभी चली गई तो शायद जैक कभी नहीं बचेगा। और अचानक सबको हैरान करते हुए रोज़ चलती हुई लाइफ बोट से वापस जहाज़ पर कूद जाती है। चारों तरफ लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन रोज़ भागती रहती है सिर्फ जैक तक पहुंचने के लिए। उधर पानी अब तेजी से जहाज़ के अंदर भर रहा था। लोग डर के मारे भाग रहे थे। बच्चों की चीखें, अफरा तफरी और ऊपर संगीत बजाने वाला दल अब भी लोगों को शांत रखने के लिए बजा रहा था। सच में वो पल बहुत भारी था। फिर आखिरकार रोज़ जैक तक पहुंचती है, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। जैक अब भी हथकड़ी में जकड़ा हुआ था और पानी हर सेकंड ऊपर आता जा रहा था। अब सवाल सिर्फ प्यार का नहीं था, अब दोनों की जान खतरे में थी। पानी अब बहुत तेजी से जहाज़ के अंदर भर रहा था। हर तरफ चीख पुकार, लोग इधर उधर भाग रहे थे और उसी बीच रोज़ पूरी ताकत से जैक को बचाने की कोशिश कर रही होती है। जैक अब भी पाइप से बंधा हुआ, हाथों में हथकड़ी और ठंडा पानी धीरे धीरे उसके सीने तक पहुंच चुका था। रोज़ घबराकर इधर उधर देखती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर अचानक उसे एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है। वो तुरंत उसे उठा लेती है, लेकिन समस्या ये थी, अगर निशाना गलत हुआ तो जैक को चोट लग सकती थी। सच बोलूं, उस पल रोज़ के हाथ सच में कांप रहे थे। जैक उसे शांत करने की कोशिश करता है, कहता है डरो मत, तुम कर लोगी। रोज़ गहरी सांस लेती है और पूरी ताकत से वार करती है। एक सेकंड के लिए सब रुक जाता है और फिर हथकड़ी टूट जाती है। जैक आज़ाद हो जाता है। दोनों तुरंत वहां से भागते हैं, लेकिन अब जहाज़ पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले लोग हंस रहे थे, अब वहां सिर्फ डर था। सीढ़ियों पर भीड़, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हर कोई बस अपनी जान बचाना चाहता था। उधर नीचे वाले हिस्सों में पानी तेजी से भरता जा रहा था। कुछ लोग दरवाज़ों के पीछे फंस चुके थे और बाहर निकलने के लिए चीख रहे थे, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। जैक और रोज़ किसी तरह ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। कभी फिसलते हैं, कभी पानी के तेज बहाव में गिर जाते हैं, लेकिन एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। फिर अचानक
जहाज का एक बड़ा हिस्सा जोर से हिलता है और कई लोग नीचे गिर जाते हैं। अब टाइटैनिक साफ झुकने लगा था। उधर कैप्टन चुपचाप सब देख रहा होता है। उसे समझ आ चुका था अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। और सच बताऊं, सबसे दर्दनाक चीज ये थी कि कुछ लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जहाज सच में डूब जाएगा। उधर संगीत बजाने वाला दल अब भी बजा रहा था, धीरे धीरे शांत संगीत, जैसे वो लोगों के डर को कम करने की कोशिश कर रहे हों। सच में वो सीन आज भी लोगों को अंदर से हिला देता है। फिर जैक और रोज ऊपर डेक तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां हालात और भी खराब थे। अब लाइफ बोट्स लगभग जा चुकी थीं, बहुत से लोग पीछे छूट गए थे। और तभी कैल अचानक रोज के पास आता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो रोज को अपने साथ चलने के लिए कहता है, यहाँ तक कि वो जैक को भी बचाने का झूठा वादा करता है। कुछ सेकंड के लिए रोज रुकती है, लेकिन जैक उसकी तरफ देखता है और धीरे से कहता है, तुम्हें जाना चाहिए। रोज की आंखें भर जाती, क्योंकि वो जैक को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब हालात उनके हाथ से बाहर जा रहे थे। फिर आखिरकार जैक रोज को लाइफ बोट में बैठा देता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, जैसे शायद ये आखिरी बार हो। लाइफ बोट धीरे धीरे नीचे जाने लगती है और जैक ऊपर खड़ा उसे देखता रहता है। लेकिन तभी रोज को अचानक एहसास होता है वो जैक के बिना नहीं जी पाएगी, और अगले ही पल वो कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो चलती हुई लाइफ बोट से वापस जहाज पर कूद जाती है, फिर से सीधा मौत की तरफ। जैक उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो चिल्लाता है, तुमने ऐसा क्यों किया? और रोज रोते हुए बस इतना कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सच बोलूं, यही वो पल था जहां उनका प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं रहा, अब वो एक दूसरे की जिंदगी बन चुके थे। लेकिन उनके पास अब बहुत कम वक्त बचा था, क्योंकि टाइटैनिक तेजी से समुद्र के अंदर जा रहा था और अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला था वो पूरी दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। अब टाइटैनिक का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी के अंदर जा चुका था। जहाज खतरनाक तरीके से सीधा खड़ा होने लगा। लोग किसी तरह पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ चीखें, ठंडी हवा और मौत का डर। जैक और रोज अब भी साथ थे। दोनों ऊपर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन हर सेकंड हालात और खराब होते जा रहे थे। फिर अचानक जहाज की लाइट्स झिलमिलाने लगती है और अगले ही पल पूरी बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ लोगों की आवाज़ें और समुंदर की डरावनी गूंज। सच बताऊं, यहीं से सब कुछ और ज़्यादा खौफनाक हो जाता है। अब टाइटैनिक लगभग सीधा खड़ा था। लोग ऊपर से नीचे गिर रहे थे, कोई रेलिंग पकड़ रहा था, कोई भगवान को याद कर रहा था और कोई बस रो रहा था। उधर जैक रोज का हाथ कसकर पकड़े रहता है। वो उसे बार बार कहता है, कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना। फिर एक जोरदार आवाज़ आती है, पूरा जहाज बीच से टूटने लगता है। तुम सोच सकते हो, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज धीरे धीरे दो हिस्सों में टूट रहा था और उसके ऊपर अभी भी सैकड़ों लोग मौजूद थे। अगले ही पल टाइटैनिक दो टुकड़ों में बंट जाता है। एक हिस्सा तेजी से समुद्र के अंदर गायब होने लगता है और दूसरा हिस्सा कुछ सेकंड हवा में खड़ा रहता है, फिर वो भी नीचे जाने लगता है। जैक और रोज किसी तरह पानी में गिरने से बचते हैं, लेकिन आखिरकार दोनों बर्फ जैसे ठंडे समुद्र में गिर जाते हैं। और सच बोलूं, असल मौत अब शुरू हुई थी, क्योंकि वो पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही मिनटों में इंसान का शरीर जवाब दे सकता था। चारों तरफ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, कुछ लोग तैरने की कोशिश कर रहे थे और कुछ धीरे धीरे शांत हो रहे थे। जैक किसी तरह रोज को पकड़कर आगे बढ़ता है और तभी उसे पानी में एक टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है। वो रोज को उसके ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन वो इतना छोटा था कि दोनों साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए जैक खुद बर्फ जैसे पानी में ही रहता है। रोज रोने लगती है। वो बार बार कहती है, ऊपर आ जाओ, लेकिन जैक समझ चुका था अगर वो भी चढ़ा तो दोनों डूब जाएंगे। अब धीरे धीरे जैक का शरीर ठंड से सुन्न होने लगता है। उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो रोज़ को हिम्मत देता रहता है। वो कहता है, तुम बच जाओगी, तुम लंबी जिंदगी जियोगी, तुम हार नहीं मानोगी। रोज़ लगातार रो रही होती, क्योंकि उसे समझ आ चुका था जैक अब ज़्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। और सच बताऊं, ये वही पल है जहां लगभग हर इंसान टूट जाता है। फिर धीरे धीरे जैक की आवाज़ बंद होने लगती है। उसका हाथ ठंडा पड़ चुका था, लेकिन रोज़ अब भी उसका हाथ पकड़े रहती है, जैसे वो मानना ही नहीं चाहती कि जैक जा चुका है। बस खामोशी। और फिर रोज़ धीरे धीरे जैक का हाथ छोड़ देती है। जैक का शरीर समुंदर के अंदर गायब होने लगता है और रोज़ बस उसे देखती रह जाती है। सच में वो पल दिल तोड़ देता है, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि रोज़ ने जैक से एक वादा किया था, जिंदा रहने का वादा, और अब उसे हर हाल में वो वादा
निभाना था। रोज अब उस लकड़ी के टुकड़े पर अकेली पड़ी होती है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ जैसा ठंडा पानी और धीरे धीरे शांत होती आवाजें। कुछ देर पहले तक जहां लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, अब वहां डरावनी खामोशी फैलने लगी थी। सच बोलूं, वो सन्नाटा ही सबसे ज्यादा डरावना था। रोज की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके सामने अभी अभी जैक समुंदर में खो गया था। वो बार बार उसकी बातें याद कर रही थी। तुम हार नहीं मानोगी, तुम बच जाओगी। लेकिन उस हालत में खुद को जिंदा रखने की ताकत जुटाना भी मुश्किल था। ठंडी हवा से रोज का शरीर कांप रहा था। उसकी सांसें धीमी होने लगी थी और तभी दूर से एक आवाज सुनाई देती है, एक लाइफ बोट जो वापस लोगों को ढूंढने आई थी। रोज तुरंत आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। इतनी कमजोर कि कोई सुन ही नहीं पाता। वो पूरी ताकत लगाने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर अब जवाब दे रहा था। फिर अचानक उसे पास में एक आदमी की लाश दिखाई देती है। उसके हाथ में एक सीटी बंदी होती है। रोज किसी तरह पानी में हाथ डालती है, सीटी पकड़ती है और पूरी ताकत से उसे बजाती है। तीखी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज जाती है और आखिरकार लाइफ बोट वाले उसे देख लेते हैं। कुछ लोग तुरंत उसे बाहर निकालते हैं। उस वक्त रोज की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें आधी बंद, शरीर पूरी तरह जम चुका था, लेकिन वो जिंदा थी। उधर सुबह होने लगती है। समुंदर अब शांत दिखाई दे रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसी पानी के नीचे हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद एक दूसरा जहाज आता है, कारपेथिया, जो बचे हुए लोगों को बचाने आया था। रोज और बाकी बचे हुए लोगों को उस जहाज पर लाया जाता है। हर किसी के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था, कोई चुपचाप बैठा था और कोई अब भी सदमे में था। रोज अकेले बैठी होती है। उसकी आंखें खाली लग रही थी, क्योंकि उसने सिर्फ टाइटैनिक नहीं खोया था, उसने जैक को खो दिया था। फिर एक आदमी बचे हुए लोगों के नाम लिखना शुरू करता है। वो रोज से उसका नाम पूछता है। कुछ सेकंड के लिए रोज चुप रहती है और फिर धीरे से जवाब देती है, रोज डॉसन, तुम सोच सकते हो। उसने अपने पुराने नाम की जगह जैक का नाम चुना, क्योंकि अब वो सिर्फ याद नहीं था, वो रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। फिर धीरे धीरे कहानी वापस आज के समय में आती है। बूढ़ी रोज अब भी अपनी कहानी सुना रही होती है। ब्रॉक और उसकी टीम बिल्कुल शांत होकर सब सुन रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आने लगा था कि टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो हजारों अधूरी कहानियों का अंत था। फिर ब्रॉक रोज से पूछता है, उस हार का क्या हुआ, क्योंकि इतने सालों तक सब लोग सिर्फ उसी हीरे को ढूंढ रहे थे। रोज हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। और सच बताऊं, यहीं पर कहानी एक आखिरी रहस्य छोड़ देती है, क्योंकि वो हीरा इतने सालों तक आखिर था कहाँ। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। बूढ़ी रोज चुपचाप बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू भी थे और सुकून भी, क्योंकि इतने सालों बाद उसने आखिरकार वो रात किसी को पूरी बताई थी। उधर ब्रॉक और उसकी टीम अब भी उसी चीज के बारे में सोच रहे थे, हार्ट ऑफ द ओशन, वो कीमती नीला हीरा जिसे ढूंढने के लिए उन्होंने सालों लगा दिए थे। फिर रात होती है, समुंदर बिल्कुल शांत, हल्की ठंडी हवा चल रही होती है और रोज अकेले जहाज के किनारे आकर खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे वो अपनी जेब से वही हार निकालती है, हार्ट ऑफ द ओशन। सच बताऊं, इतने सालों तक वो हीरा रोज के पास ही था। उसने किसी को कभी नहीं बताया, क्योंकि उसके लिए उसकी कीमत पैसे नहीं थी, वो उसकी याद थी, जैक की आखिरी निशानी। रोज कुछ सेकंड तक उस हीरे को देखती रहती है और फिर धीरे से उसे समुंदर में फेंक देती है। नीला हीरा अंधेरे पानी में गायब हो जाता है, जैसे आखिरकार वो कहानी भी समुंदर को वापस मिल गई हो। उधर ब्रॉक को अभी तक कुछ पता नहीं होता, लेकिन सच कहूं, उस पल रोज को किसी खजाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने जिंदगी में सबसे कीमती चीज पहले ही महसूस कर ली थी, सच्चा प्यार। फिर रोज अपने कमरे में वापस जाती है, धीरे धीरे बिस्तर पर लेट जाती है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बस शांति। और फिर कैमरा धीरे धीरे उसकी पुरानी तस्वीरों पर जाता है। रोज ने वो सब किया होता है जो जैक ने उससे कहा था, घुड़सवारी, हवाई जहाज उड़ाना, नई जगह घूमना। मतलब रोज ने सच में जिंदगी जी, वो जिंदगी जो जैक चाहता था। और फिर धीरे धीरे स्क्रीन वापस टाइटैनिक पर चली जाती है, लेकिन इस बार जहाज टूटा हुआ नहीं था। सब कुछ पहले जैसा, सुंदर रोशनी, संगीत, लोग, जैसे समय पीछे लौट गया हो। और सीढ़ियों के ऊपर जैक खड़ा होता है।
वही मुस्कान, वही चमकती आंखें रोज़ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे इतने सालों का इंतज़ार आखिर ख़त्म हो गया हो। और फिर जैक उसका हाथ पकड़ता है, पूरा जहाज़ तालियां बजाने लगता है। सच बताऊं, ये सिर्फ एक अंत नहीं था, ये दो लोगों की अधूरी कहानी का पूरा होना था। एक ऐसा प्यार जो कुछ दिनों में शुरू हुआ लेकिन जिंदगी भर खत्म नहीं हुआ। और शायद यही वजह है कि टाइटैनिक आज भी सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एहसास लगती है।